हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वन शॉट लेके आ गए हैं। तो आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ पहले से ही कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर गलती से ये आ गया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा फ्रेंड्स, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके कंटेंट पे चलिए देखते हैं। तो पहले यूनिट का नाम है फ्रेंड्स डीसी सर्किट, जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर है। तो डीसी सर्किट्स यानी कि जितनी भी चीज़ें डील करेगा वो डीसी से रिलेटेड होगा, यानी डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट करंट सर्किट्स से रिलेटेड होगा, डीसी करंट से रिलेटेड होगा। इसका नाम ऐसा दिया है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनसे आप डील करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर या बाई लीनियर या नॉन लीनियर होते हैं, या यूनिलैटरल बायलैटरल होते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स जो होते हैं, ये सब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। तो बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स RLC, जिसमें R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, L स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स इंडक्टेंस एंड C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। तो बेसिक एलिमेंट्स हम इसमें कवर करेंगे। ये फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि आपके बीटेक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है फ्रेंड्स। सबसे बेसिक्स जो इलेक्ट्रिकल की बननी चालू होती है वो यहीं से चालू होती है। तो आप इस सब टॉपिक्स को फ्रेंड्स अपने माइंड में एकदम क्लियर रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको एज ए क्या कह सकते हैं कि एज ए अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए। थ्योरेटिकल तो है ही, बट एज ए अंडरस्टैंडिंग रखिए कि आप अपने पूरे 4 साल के बीटेक में क्या याद रखेंगे। वो यही सब चीज़ें हैं जो आपको याद करने लायक चीज़ें रहेंगी, जो आप अपने साथ पढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे, जो कि आपके पूरे 4 साल में काम आने वाली हैं। सबसे बेसिक फ्रेंड्स इसी चैप्टर से चालू होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो उससे पहले चालू करने से मैं बता देता हूँ कि इसमें जो जितनी भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। आपका मैंने सिलेबस देखा फ्रेंड्स, उसमें कुछ सिलेबस में फ्रेंड्स ये 3 पार्ट मिसिंग था, पता नहीं क्यों, और उसमें ये स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी मिसिंग था। बट मैंने प्रीवियस ईयर के जितने सिलेबस देखे उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है कि कवर करवाए हुए थे। तो मैंने इस सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको कोई टॉपिक छूटे ना। तो आइए देखते हैं आगे। तो पहला जो स्लाइड है हमारा फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं सर्किट एलिमेंट्स के बारे में है। सर्किट एलिमेंट्स होते क्या हैं बेसिकली आप जानते हैं। RLC मेजरली यही 3 कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जो कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कवर करते हैं। इन्हीं से फ्रेंड्स जो भी आपका बेसिक सर्किट तैयार होता है इन्हीं तीनों की मदद से तैयार होता है। चाहे आप AC पढ़िए या DC पढ़िए, इन तीनों का रोल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे बेसिक्स आपका यहीं से तैयार होता है। तो जितने भी सिंपल डेफिनेशंस है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के, वो आप पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइए, कोई बड़े इशू नहीं है इसमें। इससे फ्रेंड्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बनते ही हैं। साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी बनते हैं, जो कि क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बहुत अभी नीचे आएगा। क्वेश्चन जो बनते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे कि क्वेश्चंस आपका सुपरपोजिशन, नॉर्टन एंड थ्योरम्स पे आता है, जो कि फ्रेंड्स आपका गेट लेवल तक पूछा जाता है। यानी कि अगर आप गेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी जो ये टॉपिक्स हैं इन सब से क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बनता है। नोडल और मैथ एनालिसिस फ्रेंड्स ये सेमेस्टर वाइज बहुत बढ़िया है, और इनका मेथड अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आपको आगे भी सर्किट सॉल्विंग में बहुत काम आने वाला है। वोल्टेज करंट सोर्स जैसे कि आप जानते हैं ये सिंपल टर्म्स हैं, बाकी सब इधर जितने हैं ये सब सिंपल टर्म्स हैं। तो आइए देखते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं अपने। तो रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, आप देख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यानी कि अवरोध जिसको बोला जाता है, ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको फ्लो होने से रोकता है। दैट्स वाई इट्स टर्म्ड एज रजिस्टर, एंड द डिवाइस which have the ability to resist the current is known as resistor, and it is a property of the device that register to resist the current, and that property is known as resistance. इसका सिंबल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, R से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट ओम्स होती है। आइए देखते हैं कि और इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं ओम्स लॉ से ये डेफिनेशन आया है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ओम्स लॉ आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, उसी से डेफिनेशन आया फ्रेंड्स। अगर आप R को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I लिख सकते हैं। जस्ट फ्रेंड्स उसी को डिफाइन किया हुआ है। अ कंडक्टर इज said to have a resistance of 1 ohm if it permits 1 ampere current to flow through it when 1 volt is impressed across its terminal। यानी कि कोई सर्किट है, अगर उसके एक साइड वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है प्लस माइनस, और उसमें करंट सर्टेन अमाउंट मान लीजिए 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और वोल्टेज है 1 वोल्ट,
तो ये जो सर्किट है यानी कि जो कंडक्टर का सर्किट बनाया गया है वो फ्रेंड्स जितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करेगा उसको 1 ओम रेजिस्टेंस बोला जाएगा, और वो इस फॉर्मूले से आएगा जो कि ओम्स लॉ से निकाला जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको बस क्या करना है, वोल्टेज और करंट का जो यूनिट मतलब जो वैल्यू है वो यूनिटी रख देंगे तो आपको यूनिट ओम का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे। कुछ फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि फैक्टर है रेजिस्टेंस के जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेंथ, यहाँ लेंथ एल है ना कि 1, ये 1 गलती से आ गया फ्रेंड्स, इसको एल बना लीजिएगा या फिर आप समझ सकते हैं कि एल है। इट वेरीज इन्वर्सली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ए। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कि 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है लेंथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी पे आप ध्यान दीजिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जिसमें एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करते हैं, लेट्स से एल को आप इंक्रीज करते हैं तो आर डायरेक्टली इंक्रीज ही होगा। एंड इनवर्सली का क्या मतलब है कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन इस एरिया है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल है, मतलब कंडक्टर इस प्रकार होता है, आप सिलेंड्रिकल उसको एज्यूम करते हैं ना, बट इसका आप एक स्लाइस लेंगे बीच से और उसको जब ओपन अप करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा, और इसमें से जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं वो फ्लो होती हैं आउटवर्ड्स की तरफ, जिससे एक करंट बनता है। तो करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब आप एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसा अपोजिट काम करता है। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि द अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज इफ़ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड thus the resistance will decrease. Similarly, you can say if the area of the cross section of the wire of the conductor is decreased, then the flow of the current is reduced. That means resistance has been increased sufficiently. That's why it is termed as R is equal to rho L by A. यहाँ पे फ्रेंड्स एक और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी आप इसे बोल सकते हैं। इसका यूनिट फ्रेंड्स ओम मीटर होता है, और अगर आप इससे कंडक्टेंस डिफाइन करना चाहते हैं, कंडक्टेंस यानी कि G इज इक्वल टू 1/R, और अगर आप R का फॉर्मूला रो एल बाई ए पुट कर देते हैं तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि रो तो वहीं रहेगा, रो ए बाई फ्रेंड्स रो वहीं नहीं रहेगा, रो अपॉन में आ जाएगा, ए अपॉन रो एल हो जाएगा कंडक्टेंस का फॉर्मूला। इस पर मैं उतना अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे यूनिट भी उसका मेंशन है। कंडक्टेंस का यूनिट फ्रेंड्स होता है साइमन। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर फ्रेंड्स, इंडक्टर इज ऑल्सो अ डिवाइस लाइक रजिस्टर, बट द फीचर ऑफ दिस इंडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रजिस्टर। हालांकि इंडक्टर भी एक तरीके का डिवाइस है, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि रजिस्टर से अलग है। आइए उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो पढ़ लें एक बार। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि ये भी फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है, बट किस फॉर्म में? ये इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी करंट फ्लो करेगा, जैसे कि मान लीजिए इंडक्टेंस मैंने बना दिया, जो भी करंट इससे फ्लो करेगा, ये इंडक्टेंस जो होता है एक कॉइल होता है फ्रेंड्स, जिसमें अगर करंट फ्लो होती है आई तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार बनेगा, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर आप इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल लगा सकते हैं, जिससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि फराडे ने बताया था उनके पहले लॉ में कि द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन EMF and the cause of the EMF will try to oppose its creation. Means जिस माध्यम से ये जो करंट प्रोड्यूस होगा इंडक्शन के माध्यम से इंडक्टर में, उसी कारण से एक उसमें अपोजिंग EMF भी प्रोड्यूस होगी, जो कि इस फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। और ये फील्ड जब फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी तो जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा। यानी कि ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट तो करेगा, बट सिंपली नहीं, इन फॉर्म ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड।
व्हेन मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी, द करंट इन द सर्किट ऑल्सो वेरीज। जितना ज़्यादा वैल्यू का आप इंडक्टर लेते हैं उतने ज़्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपको शो होगी सर्किट में। जैसे कि L इज इक्वल टू 2πXL, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 2πfXL, जहाँ पे ये लीकेज रिएक्टेंस होता है। लीकेज रिएक्टेंस यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड लीक करेगा थ्रू टेकिंग द करंट सप्लाई फ्रॉम द सर्किट। तो जितना ज़्यादा आप इंडक्टेंस हाई रखेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस वो शो करेगा सर्किट में। और यही कुछ है जो फैराडे के लॉ में लिखा हुआ है। एनी चेंज इन द करंट थ्रू एन इंडक्टर क्रिएट्स अ चेंजिंग फ्लक्स ड्यूरिंग अ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। बाई लॉ ऑफ इंडक्शन द वोल्टेज इंड्यूस्ड बाई एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द सर्किट इज गिवन बाई, इसको हम क्या कह सकते हैं, ई जो आप लिखते थे -d∅dt। मतलब जो EMF इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इंड्यूस होता है। यानी कि अगर आप इंडक्टेंस में इंडक्टर में अगर आप कोई AC सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई, तो इसकी जो पावर सप्लाई है, मतलब इसकी जो करंट है वो इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस होगा फ्रेंड्स, वो हर 50 साइकिल्स पे, यानी कि 50 हर्ट्ज होता है, आप जानते हैं, हर 50 साइकिल्स पे इसका करंट वेरी करेगा, जिसकी वजह से एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इससे, वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा वहाँ। दैट्स वाई यहाँ पे एक EMF भी प्रोड्यूस होता है, और वो EMF बैक EMF का काम करता है, जिससे कि करंट रजिस्ट होता है। मतलब जिससे ये कॉज हुआ है उसी को अपोज करने की कोशिश करता है। तो इंडक्टर का यही काम होता है फ्रेंड्स, ये भी एक रजिस्टर की तरह फंक्शन करता है, बट इन फॉर्म ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसके कुछ फॉर्मूले फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अगर आप वोल्टेज थ्रू एन इंडक्टर अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है L/di/dt, जहाँ पे V होता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पॉइंट्स। आइए देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। ये तो बहुत बेसिक है फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, आप बस समझते चले जाइए, बहुत इजी है। आप देखते चले जाइए, यूनिट याद करते चले जाइए, सिंबल क्या होता है उसका याद करते चले जाइए। हालांकि 12th में आपने काफ़ी हद तक पढ़ा रखा होगा ये सब, तो आपके लिए तो ये हल्का ऑलरेडी होना ही चाहिए, उतना हमें इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर पे। आइए देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंडेंसर, इसको कंडेंसर बोला जाता है। इट इज़ अ पैसिव 2 टर्मिनल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन इट। A capacitor stored electric energy in form of electric field being stabilized by 2 polarities of charges on the 2 electrodes of the capacitor। मतलब कि जैसे कैपेसिटर जो होता है, इसका जो सिंबल दिख रहा है ऐसे नहीं बना है, सिंबल इसका एक्चुअली 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स की वजह से बना है, जो कि एक सर्किट में इंट्रोड्यूस होता है और उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई एक परमिबिलिटी स्ट्रेंथ का होता है, लेट्स से एप्सिलॉन आर। इसको मैं और अच्छे से बना दूँ, 1 सेकेंड। इसमें कोई एक मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया हुआ है जिसका एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, तो फ्रेंड्स उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर पाता है, कितने पोटेंशियल यानी कि कितने वोल्टेज पे कितना चार्ज होल्ड कर पाता है, यही इसका डेफिनेशन होता है। तो इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें जो चार्ज, जैसे कि एक साइड प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, और ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है फ्रेंड्स ड्यू टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यहाँ आप बाय डेफिनेशन देख सकते हैं, बाय फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस इज व्हाट? कैपेसिटेंस इज द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, रिप्रेजेंटेड बाय C एंड यूनिट है इसका फैराड। मतलब आप जैसे कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कैपेसिटेंस तो आप 1 फैराड, 2 फैराड, हालांकि ये सब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, हम लोग इतना जनरली वैल्यू लेते नहीं हैं। C का वैल्यू जनरली फ्रेंड्स माइक्रो में होता है, जैसे 1 माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो नैनो मिली में ऐसे चलता है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 पैरेलल प्लेट्स होते हैं, और ये कैपेसिटेंस जो डिवाइस कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी शो करता है उसको कैपेसिटर बोला जाता है। और कैपेसिटर कैसे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया कि वो 2 प्लेट के बीच में चार्ज स्टोर करता है, देन उसको एक
चार्ज स्टोर करता है, देन उसको सप्लाई करता है वेन एवर हाई डिमांड ऑफ करंट इज नीडेड। ये फ्रेंड्स इसी सर्किट में एज अ लीड कंपनसेटर भी यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा फेज लैग सर्किट में, मतलब सर्किट का अगर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा cos फाई की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये एक लीडिंग फेज देता है फॉर स्पिनिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर्स। तो इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स काफ़ी जगह किया जाता है। आप प्रैक्टिकल यूज़ देख सकते हैं जाके, आप सर्च करिए, आपको प्रैक्टिकल यूज़ काफ़ी मिल जाएंगी। हालांकि हमको भी सिलेबस कवर करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ सर्किट लॉ क्या होता है? किरचॉफ सर्किट लॉ आप जानते हैं क्या होता है? कुछ मैं और आपको एड ऑन कर देता हूँ। While considering series and parallel connections of a resistor, we can see certain conditions appearing to each form of connections. For instance, in a series circuit, a sum of voltage across each of the component is equal to applied voltage. Again, the sum of current in the branch of the parallel network is equal to the supply current. Actually, किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिनका गस्टॉव किरचॉफ नाम था। उन्होंने ये दो लॉ दिया था। एक्चुअली उन्होंने एक लॉ नहीं दिया था, उन्होंने दो लॉ दिया था। They are first described by Gustav Kirchhoff in 1845 and this generalized work of George Ohm widely used in electrical। फिर जाके आगे ये फ्रेंड्स दो रूल में बढ़ गया। दो रूल इसमें क्या कहते थे फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिए। किरचॉफ करंट लॉ एक होता है, ये क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। यानी कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जंक्शन या पॉइंट, आपको दिखा दूं मैं। जंक्शन आप देख सकते हैं, पॉइंट ए है जंक्शन जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेस मीट कर रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं I1 करंट उसके टुवर्ड्स आ रहा है, I2 उसके अवे जा रहा है, I3 उसके अवे जा रहा है, I4 उसके टुवर्ड्स आ रहा है, I5 उसके अवे जा रहा है। यानी कि द सम ऑफ इनवर्ड करंट मतलब सम ऑफ इनवर्ड करंट मतलब I1 प्लस I4 विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। यानी कि I5 प्लस I2 एंड प्लस I3। यानी कि जिस जंक्शन पे टोटल एंटरिंग करंट जो होता है वो टोटल लीविंग करंट एट द जंक्शन के बराबर होता है। यानी कि जितने करंट उस जंक्शन पे आएंगे वो बराबर होंगे जितने करंट उस जंक्शन से पास हो रहे हैं। आप डेफिनेशन पढ़ के सटीक जान सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप उसकी इक्वेशन देख सकते हैं, आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो करंट टू द जंक्शन आ रहा है उसको प्लस लिया गया है और जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है उसको नेगेटिव लिया गया है। नेगेटिव लिया नहीं गया फ्रेंड्स, एक्चुअली ये इक्वेशन जब बनेगा जैसे कि I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5 जो बन रहा था, तो इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला दिया गया है जिससे एक टोटल इक्वेशन बनता है जिसमें अलजेब्रिक सम जीरो शो कर दिया गया है। और वहीं यहाँ ऊपर मेंशन किया गया है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन बिकम्स जीरो। किरचॉफ का फर्स्ट करंट लॉ यही स्टेट करता है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है। तो यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा पीपीटी गलत हो गया है तो मैं नेक्स्ट पीपीटी ले लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स इसमें क्लियर है पीपीटी, आपको मैं दिखा दूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ है वोल्टेज लॉ या मेश लॉ या लूप लॉ, जो भी कह सकते हैं आप इसको। इसका फ्रेंड्स सिंपल स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में पूरा। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट and resistance in each of the conductor in any closed loop या closed path in a network plus the algebraic sum of the EMF in that path is zero। इसका कुछ नहीं, बस सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कोई एक सर्किट है, यही सर्किट है मान लीजिए, इसमें जो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं V1 एंड V2 प्लस रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 एंड R2, तो इनके अक्रॉस फ्रेंड्स जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है the algebraic sum of voltage drops inside the closed loop circuit is always zero। yes फ्रेंड्स, मतलब टोटल वोल्टेज का जब आप सम करेंगे इस सर्किट में तो वो हरदम एल्जेब्रिक सम उसका जीरो के बराबर ही आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम नेगेटिव साइड ऑफ V2 से चल रहे हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज लिया गया है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली गई है। हम इस साइड से इस साइड चल रहे हैं और इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड। आप जानते हैं कि करंट का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो V2 के नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही है घूम के पूरे सर्कल, पूरे लूप को घूम के V1
V2 के नेगेटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रही है, बट निकल रही है V2 के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकलेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे V2 पोटेंशियल रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम और आगे देखते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ V1 से हम निकलते हैं और पॉजिटिव साइड ऑफ V1 से निकलते हैं, तो V1 भी एड ऑन हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे पोलैरिटी देखिए, V1 और V2 की पोलैरिटी प्लस में होगी, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप यही लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, देन यू वुड हैव डन नेगेटिव साइन, बट considering the positive sign here, we are going for the, now come to the resistance part. Here also when going from left side to right side, यानी कि clockwise direction of the current, पॉजिटिव साइड ऑफ R1 देख सकते हैं हम, करंट R1 के पॉजिटिव साइड से जाएगा और R1 के नेगेटिव साइड से बाहर आएगा। तो यानी कि करंट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देख सकते हैं करंट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज हमने जैसे बताया कि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो हायर पोटेंशियल हम V1 का लेते हैं प्लस, यहाँ से जब करंट निकला तो R1 के अक्रॉस फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि वहाँ से हायर पोटेंशियल है, दैट्स वाई R1 के जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव होगा और राइट साइड जो है नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें जो I1 इंटू R1 का प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज इट शोज द लॉस ऑफ वोल्टेज, यानी कि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज शो कर रहा है वहाँ पे। सिमिलरली वो माइनस ऑफ I1 इंटू R2 भी होगा। जब आप इनका सम करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है, मतलब द नेट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इनसाइड द लूप इज ऑलवेज 0। यही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ का करंट लॉ बोलता है। किरचॉफ का करंट लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे? जंक्शन पे, यानी कि कोई सर्किट आपको दिया हुआ है और वहाँ पे मोर देन वन ब्रांच मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस नोड पे मोर देन वन ब्रांच मीट करते हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। उसको जंक्शन बोला जाता है जहाँ पे मोर देन वन ब्रांच मीट करते हो, उसको जंक्शन बोलेंगे आप। वहाँ पे KCL अप्लाई होता है। ओके, अगर आप फर्दर अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको बहुत कम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी उसमें पेचीदा डिज़ाइन होता है, आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको जहाँ आपको जंक्शन दिखे वहाँ आप KCL लगाइए, जहाँ आपको लूप दिखे वहाँ आप KVL लगाइए। ये दोनों फार्मूला का बस यही मतलब है कि आप करंट सॉल्विंग में इनका बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। KVL तो मान के चलिए कि आपका 100% हर जगह अप्लाई होता है। KVL आपका 100% हर जगह अप्लाई होता है। KCL भले ही हो ना हो, बट KVL इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको क्वेश्चन लगाना इस पर चालू कर दीजिए। सबसे बेसिक जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्विंग क्वेश्चंस का, सबसे बेसिक जो होता है फंडा, वो KVL ही होता है। अगर आप KVL नहीं जानते तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। KVL सबसे फंडामेंटल होता है इलेक्ट्रिक सॉल्विंग सर्किट को सॉल्व करते समय, सबसे बेसिक होता है KVL। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हालांकि ये वन शॉट है, हमें वन शॉट की तरह चलना चाहिए, बट कहीं कहीं लेंदी हो जा रहा है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आप अगर ज़्यादा डिटेल में जानते हैं तो आप कुछ पार्ट को स्किप कर दीजिए, आपको सारी पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। सभी पार्ट में कवर करवाते चल रहा हूँ। जिसको नहीं पता है थोड़ा डीप में बता दे रहा हूँ, उनको भी पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो अपना टाइम बचाइए, आप तुरंत स्किप करिए वीडियो और आगे जाइए। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आपको एक्टिव पैसिव बायलैटरल यूनिलैटरल आपको ये नहीं पढ़ना था, ये मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप ये और ये 3 ध्यान दीजिए बस। आपको देखना है कि बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सोर्सेस किस तरीके से इलेक्ट्रिक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड बेस्ड ऑन लिनियरिटी। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सोर्सेस, यानी कि सोर्स किस टाइप का है। आइदर सोर्स कैन बी आइदर, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, हाँ थोड़ा सा देख लीजिए। आइदर अ सोर्स कैन बी जनरेटिंग इन नेचर और इट कैन बी पावर कंज्यूमिंग नेचर, मतलब या तो एनर्जी वो देगा या तो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। सोर्स के बेसिस पे आप इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो वो एनर्जी देगा या तो वो एनर्जी लेगा। एक्टिव का क्या मतलब है कि वो एनर्जी ऑब्वियसली देगा, एक्टिव से ये समझ में आ रहा है। पैसिव क्या, वो बोझ है, यानी कि पैसिव क्या है, वो बोझ है एक्टिव पे नहीं, वो सभी उन सोर्सेज पे बोझ है। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज पैसिव। अब पैसिव एलिमेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको। तो जितने भी हम RLC अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ये सब पैसिव एलिमेंट्स हैं। क्यों? सब अवरोध की तरह काम कर रहे थे, यानी कि करंट को रेजिस्ट कर रहे थे, कुछ चार्जेस को स्टोर कर रहे थे, यानी कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी सर्किट से ड्रॉ करेंगे अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए या समथिंग।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस आर RLC आर द पैसिव एलिमेंट्स, वेयर एज द एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पावर जनरेटिंग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एनर्जी गिविंग एलिमेंट्स होते हैं। डायोड क्यों है? डायोड इज़ बेसिकली एनर्जी गिविंग एलिमेंट्स बिकॉज डायोड में एक पीएन जंक्शन यूज़ होता है। आप आगे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन फ्रेंड्स बनता है किससे? कुछ चार्ज कैरियर से बनता है पीएन जंक्शन का लेयर, पीएन जंक्शन, जिसमें कुछ ना कुछ चार्जेस फ्लो करते रहती हैं। यानी कि डायोड के अगर पीएन जंक्शन को देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस का फ्लो होता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ टेकन एज अ सोर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, थायरिस्टर का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर आप मत जाइएगा। इसमें भी जो इस्तेमाल होता है बेस कलेक्टर और एमिटर जंक्शन यूज़ होती है, जिसमें सेम पीएन जंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। दैट्स वाई इट इज़ टेकन हियर ऑल्सो। SCR में भी सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इन सब को आपको डीप में नहीं जाना है। सोर्स का मैं एक्टिव एलिमेंट्स का आपको मैं बता दूँ और एग्जांपल, जैसे कि करंट सोर्स हो गया और वोल्टेज सोर्स हो गया, एम्पलीफायर्स हो गए हैं। एम्पलीफायर्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मिलेंगे। एम्पलीफायर भी एक तरीके से एक्टिव एलिमेंट्स होता है। क्यों होता है एम्पलीफायर एक एक्टिव एलिमेंट इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि जो भी आपका अटेन्यूएटेड या फिर लो वोल्टेज करंट्स होंगे या लो वोल्टेज सप्लाई होगा, उसको एम्पलीफायर बूस्ट करने में काम आता है। एम्पलीफायर उस करंट या वोल्टेज को बूस्ट करता है। दैट्स वाई इट एक्ट्स एट द सोर्स, मतलब वो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड ही करेगा, लॉस नहीं करेगा। अब आइए देखते हैं बायलैटरल और यूनिलैटरल क्या होता है। इसका मैंने डेफिनेशन नीचे लिखाया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स दे दिया है पूरा। आइए पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैंने और डीपली यहाँ पे मेंशन किया होगा, ये देखिए सम की डेफिनेशंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक बार, बायलैटरल और यूनिलैटरल ये किस बेसिस पे डिफाइंड है? ये डायरेक्शन ऑफ करंट के बेसिस पे डिफाइंड है। डायरेक्शन ऑफ करंट के बेसिस पे, यानी कि करंट किस साइड फ्लो कर सकता है सर्किट में, यानी कि अगर वो दोनों साइड फ्लो कर सकता है एट द सेम टाइम, एक साइड फ्लो कर सकता है, उसी हिसाब से उसको यूनिलैटरल या बायलैटरल कहा गया है। डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं। अब बायलैटरल सर्किट इज वन हुज प्रॉपर्टीज आर द सेम इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि बायलैटरल सर्किट, अगर आप कोई एक सर्किट बनाते हैं उसमें कोई एक लेट्स से डायोड तो नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड नहीं हो सकता, क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स डायोड क्या करता है कि वो वन वे, क्या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वन वे वो कंडक्टिंग होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अगर आप करंट इधर से देंगे तो वो ऑलवेज फॉरवर्ड फ्लो करेगा, बट आप इसको रिवर्स बायस में नहीं ऑपरेट कर पाएंगे क्योंकि करंट इधर फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इट इज़ यूनिलैटरल नॉट बायलैटरल। यूनिलैटरल करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो होती है ना कि दोनों साइड में। दैट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक सर्किट मैंने बना के दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया गया है, जिसमें अगर आप सप्लाई देते हैं, जूम करके दिखाऊं तो इसमें देख लीजिए, जैसे आप सप्लाई देते हैं यहाँ पे इनपुट सप्लाई, तो ये जो काम करता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये AC टू DC कन्वर्ट करता है एक्चुअली। तो यहाँ पे काम यही करता है कि यहाँ पे डायोड जो लगी हुई हैं इनको किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देगा, ना कि दोनों साइड। यानी कि करंट की डायरेक्शन इसमें यूनिडायरेक्शनल होती है, ना कि बाई डायरेक्शनल। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज यूनिलैटरल। आपको डायोड जुड़ा हुआ कोई भी सर्किट मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो यूनिलैटरल ही होने वाला है। और वेयर एज बाईलैटरल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, आप यहाँ का वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ कर दीजिए, तब भी करंट फ्लो करेगा इससे, वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, ऑब्वियस बात है। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है नेगेटिव नीचे है तो ऑब्वियसली करंट इधर से फ्लो करेगा। यानी कि रजिस्टर कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये बाई डायरेक्शनल है। यानी कि ये करंट या वोल्टेज के पोलैरिटी चेंज होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज बाईलैटरल। अब आइए हम देखते हैं बेस्ड ऑन लीनियरिटी के बेस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब लीनियरिटी क्या होता है, नॉन लीनियरिटी क्या होता है। आप बोलेंगे लीनियर, ये तो ग्राफ शो कर दिया है अपने, कोई इसमें एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स लीनियरिटी जो होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट की, जिसमें करंट और वोल्टेज का रिस्पॉन्स देखा जाता है। यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का रिस्पॉन्स देखा जाता है। अगर किसी एलिमेंट का, मान लीजिए कोई भी ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए कोई भी ट्रांजिस्टर या डायोड ले लीजिए, मान के चलिए, इन सब का बिहेवियर कैसा होता है वोल्टेज और करंट को लेते हुए देखा जाए, अगर इनका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर होता है तो ऐसे एलिमेंट्स लीनियर कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर ये ग्राफ
सीधा ना होके ऐसे वेरी करता हुआ कुछ समथिंग हो तो उसको नॉन लीनियर बोलेंगे, मतलब वो नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। उसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनका नाम मैंने मेंशन किया नहीं है इसमें, आप उसको चाहें तो सर्च कर सकते हैं। कुछ सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मेंशन किया होना चाहिए था बट इसमें मेंशन नहीं है। कुछ आप देख सकते हैं सर्च करके खुद से। तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक्टिव पैसिव नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्या है एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, सर्किट्स क्या, एक बेसिक सर्किट क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन मैंने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। बायलैटरल, यूनिलैटरल, एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, नॉन लीनियरिटी, लीनियरिटी सर्किट्स, आप सब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जो कि 2 नंबर में ऑब्वियस ही है। एज ए सीनियर मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि AQT का पेपर देते देते मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया फ्रेंड्स कि क्या लिखने से क्या मिलता है। अगर मान लीजिए आपको लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स लिखने के लिए आ गया, मान लीजिए कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको लिखने के लिए आ गया, अब आप क्या करेंगे, लीनियर का डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में उसका कोई भी डिवाइस का नाम लिख देंगे। तो अगर आप डिवाइस का नाम लिख देते हैं लीनियर एलिमेंट्स में तो आप सोचेंगे इतना में बहुत हो गया, बट आपको पता नहीं है कि 2 नंबर में उन लोग को और क्या क्या चाहिए। 2 नंबर में वो चाहते हैं कि आप उसका एक शो कर दीजिए ग्राफ, कि अगर वो लीनियर एलिमेंट्स है तो वो इस तरह का ग्राफ शो करेगा, अगर वो नॉन लीनियर है तो वो कैसा भी ग्राफ शो कर सकता है। यानी कि आपको कुछ छोड़ना ही नहीं। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड करिए, चाहे वो 2 नंबर का हो या 7 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो या 7 नंबर का हो, आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। जो भी आपको उससे रिलेटेड है, आप पता है, आप बनाइए, वहाँ लिखिए, तभी तो पेज भरते हैं। वरना पेज नहीं भरता इसका मतलब जान जाइए कि आपने कुछ छोड़ा है, इंपॉर्टेंट कुछ आपने छोड़ दिया है, आपने फिगर नहीं बनाया होगा, सर्किट नहीं बनाया होगा, कुछ ना कुछ आपको बनाना है वहाँ पे। जिससे अगर आप मुझे बताइए कि अगर आप उसमें ये ग्राफ इंक्लूड कर देते हैं, लीनियर या नॉन लीनियर में उसमें ग्राफ इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर देते हैं वोल्टेज और करंट के, और अगर एग्जामिनर उसको तुरंत देखता है 2 नंबर में तो समझ जाएगा कि बच्चा जान रहा है कि इसका सर्किट कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। दैट्स वाई वो आपको 2 नंबर तुरंत दे देगा। कुछ ऐसे लॉजिक्स फ्रेंड्स कॉपी चेक करने के टाइम में प्रोफेसर या टीचर जो भी हैं जो चेक करते हैं, लगाते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। बताना क्या है तो समझ गए हैं। एक्टिव एलिमेंट्स जो सप्लाई देते हैं, पैसिव एलिमेंट्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं या खाते हैं या कंज्यूम करते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, जैसा कि मैंने बताया, एम्पलीफायर जो कि एम्पलीफाई करता है सिग्नल, करंट फ्लो जैसे डायोड है जो कि करंट का फ्लो को कंट्रोल करता है, ट्रांजिस्टर ओपैम आता है, ओपैम एम्पलीफायर काम करता है, वोल्टेज सोर्सेस इसमें होते हैं, करंट एंड वोल्टेज सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया था। फंक्शन ऑफ पैसिव एलिमेंट्स ऑब्वियसली RLC होते हैं, एनर्जी डिसिपेट करते हैं। ये देखिए RLC एनर्जी डिसिपेट करते हैं, ये रहा बता दिया, कंज्यूम करते हैं, ये रहा लिखा हुआ। सिंबल्स क्या होते हैं आप देख लीजिए, ये तो ऐसे बना दिया गया है, सिंबल्स कोई ज़रूरी नहीं है। एलिमेंट्स क्या उसमें है उसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। सर्किट्स आपको कंपोनेंट आपको दिखा दिया मैंने, ऐसे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, देखते पहचान जाइए आप। ट्रांसफार्मर भी यस फ्रेंड्स पैसिव होता है, बिकॉज उसका खुद का कुछ पावर सप्लाई नहीं होता है, वो बल्कि जनरेटिंग स्टेशन से पावर सप्लाई लेके उसको स्टेप अप करता है। दैट्स वाई इट्स कंज्यूम, मतलब एक आयरन और कोर लॉस ट्रांसफार्मर में होती है, I² फॉर्म में और कुछ मैग्नेटिक फॉर्म में होती है लॉसेस, जिसको कंज्यूम करने के बाद वो लॉसेस आती हैं। ट्रांसफार्मर यानी कि उसकी वाइंडिंग कुछ ना कुछ पावर खाती हैं, दैट्स वाई वो पैसिव कंपोनेंट्स में लाई करता है। आगे बढ़ते हैं आइए। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज सोर्सेस आइडियल है, प्रैक्टिकल है, कैसे क्या काम करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं एनालॉग पढ़ेंगे आप, तो उसमें हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट कुछ आता है जिसमें कि वोल्टेज सोर्सेज जो होते हैं, वोल्टेज सोर्सेज को रिप्रेजेंट किया जाता है आइडियली एज वेल एज प्रैक्टिकली में उसके साथ एक सीरीज़ में रजिस्टर शो किया जाता है। वो क्या होता है सीरीज़ में रजिस्टर, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लाइन में। अगर आप देखें, अगर आप किसी भी सर्किट को मान के चलिए, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सर्किट को मान के चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आइडियल सर्किट, क्यों है ये आइडियल वोल्टेज सर्किट, कोई अंदाज़ा? क्योंकि जितना वोल्टेज इस बैटरी में या फिर सप्लाई में है उतना ये अपने टर्मिनल के एंड पे दे पा रहा है। और वेयर एज प्रैक्टिकल में क्या है कि जितना वोल्टेज यहाँ अवेलेबल है उतना यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। रियल लाइफ में तो ऐसे होता है ना, रियल लाइफ में आप अपने सपने वाली दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एजम्पशन किए रहते हैं, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन सपने वाली दुनिया में यानी कि आइडियल वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट वो रियल वाली दुनिया में कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज रियल दुनिया प्रैक्टिकल होती है और वहाँ पे किसी का भी काम नहीं होता, सब कुछ रियल है वहाँ पे, किसी का बस नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए फ्रेंड्स वोल्टेज जो सप्लाई है, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई आपने दिया, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज सोर्स जो है जो सप्लाई देता है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस होते हैं, जिसको एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में।
ये लॉस फ्रेंड्स उस वोल्टेज सोर्स का होता है जिसको सीरीज में दिखा के ये दर्शाया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज़ अ लॉस ऑफ IR, यानी कि लॉस ऑफ सम पावर, लॉस ऑफ सम वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि अगर वो भी सप्लाई दे रहा है उसमें से I करंट फ्लो कर रहा है और उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो वो एक सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी वो आप देख सकते हैं कि V माइनस IR के बराबर मिलेगी, मतलब आप वोल्टेज कम हो गया है। और वही फ्रेंड्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आप ध्यान से बस ऑब्जर्व करिए। इसमें जो लोड रेजिस्टेंस है जो कि इस एंड पे लगा हुआ है, इस एंड पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसी को दर्शाया गया है, और ये आउटपुट करंट का प्लॉट है। तो आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ से, तो R यहाँ प्लॉट किया गया है, I यहाँ प्लॉट किया गया है, I इंटू R मतलब वोल्टेज आपको ये ग्राफ आपको क्या दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा, तो वोल्टेज आपको दिखाएगा। तो आइडियल करंट सोर्स के केस में या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में आप क्या कर सकते हैं, आइडियल वोल्टेज के केस में आप कह सकते हैं कि जो हमें सप्लाई हमें जो सप्लाई से वोल्टेज मिलना था वो हमारे लोड रेजिस्टेंस को भी मिल रहा है, यानी कि जो सप्लाई प्रोड्यूस हुई वहाँ पे वो हमारे रेजिस्टेंस तक भी उतनी पहुँच गई। 100 वोल्ट हमने प्रोड्यूस किया, 100 वोल्ट हमें मिल गया, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ वहाँ पे, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ वहाँ पे। तो उस केस में आइडियल का जो ग्राफ आप देख रहे हैं एकदम सीधा गया है, मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे 100 वोल्ट मिला आपको, 100 वोल्ट वहाँ पहुँच गया। बट प्रैक्टिकल केस में जब वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉप आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस ड्रॉप आ जाता है, तो ये जो ग्राफ है ये आगे जाते जाते डाउन हो जाता है, और जितना डिफरेंस इसके गैप में आता है वही वोल्टेज ड्रॉप होता है IR के बराबर, IR वोल्टेज ड्रॉप के बराबर ये होता है। मतलब जितना लॉस हुआ जितना वोल्टेज लॉस हुआ उतना इस रेजिस्टेंस ने करंट खा गया। कुछ इस प्रकार आप उसको समझ सकते हैं, आप माइंड में बनाते चल जाइए। इमेजिनेशन फ्रेंड्स सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी चीज़ को समझने का। इलेक्ट्रिकल में बहुत ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़रूरी है इमेजिनेशन करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती नहीं है सामने, आपको वो चीज़ सामने नहीं दिखती हैं, उनको आपको अपने माइंड में एज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि हमारे प्रोफेसर हैं, वो मशीन के प्रोफेसर हैं फ्रेंड्स, तो उन्होंने काफ़ी सही चीज़ें हम लोग को समझाई हैं। उन्होंने कहा है कि आप चीज़ों के इमेजिनेशन जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। यानी कि कोई आपको बोल देता है, जैसे मोटर है, आपको कोई बोल देता है कि वो मोटर स्पिन करता है, तो आप अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा कि कैसे स्पिन करता है, कहाँ करता है, उसकी कोर कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता होगा कि जो एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करता होगा। आपको ये सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ समझ पाते हैं। हालांकि इतना बकवास करने से अच्छा है कि मैं आपको कुछ पढ़ा देता हूँ। आइए देखते हैं आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। जैसे कि आपने वोल्टेज के केस में देखा, वोल्टेज जितना प्रोड्यूस हो रहा था उतना अगर मिल जाएगा तो उसको आइडियल केस कहेंगे, उससे कम मिलेगा तो उसको प्रैक्टिकल केस कहेंगे। तो इसी हिसाब से वो करंट सोर्स भी होते हैं। आप बोलेंगे करंट सोर्स तो कहीं देखा नहीं है, जहाँ देखा है बस वोल्टेज देखा है। करंट सोर्स फ्रेंड्स एक आइडियल केस एज्यूम किया गया है, हालांकि करंट सोर्स कहीं यूज़ नहीं होता है। हम लोग जहाँ भी यूज़ करते हैं सिर्फ वोल्टेज यूज़ करते हैं। घर में आप पावर सप्लाई लेते हैं वोल्टेज का ही लेते हैं, डिवाइस में लेते हैं वोल्टेज का ही लेते हैं, कहीं करंट सोर्स डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस होती है। विदाउट वोल्टेज करंट कैसे आएगा? दैट्स वाई वोल्टेज हैज़ टू बी देयर टू प्रोड्यूस अ करंट। दैट्स वाई वी यूज़ द वोल्टेज सोर्स मोस्ट ऑफन। और ये फ्रेंड्स आपके वाइवा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग से भी पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारे कंट्री में किस तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल होता है। वी यूज़ ओनली वोल्टेज सोर्स, नॉट करंट सोर्सेज। दैट्स वाई अवर एवरीथिंग पावर इक्विपमेंट्स रेटिंग आर टर्म्ड इन वोल्टेज फर्स्ट, देन इन करंट। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल और करंट सोर्स में सेम वही फंडा है फ्रेंड्स। अगर आप आइडियल केस लेते हैं तो करंट आपको उतना ही, जितना सेंडिंग एंड पे है उतना ही आपको रिसीविंग एंड पे मिलेगा। और जो क्या कह सकते हैं प्रैक्टिकल में कुछ लॉसेस हो जाएंगी करंट की, जितना आपको करंट मिल रहा है उतना करंट आपको एट द एंड नहीं मिल पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो करंट सोर्स के सीरीज़ में क्यों नहीं रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पैरेलल में क्यों लगा दिए हैं। तो आइडियल केस में ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो ये करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली बहुत हाई माना जाता है, और वोल्टेज के केस में क्या है कि उसका जो करंट सोर्स है, सॉरी फ्रेंड्स, जो वोल्टेज है उसका जो आइडियल कंडीशन में माना जाता है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस, वो बहुत लो माना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वोल्टेज करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो पैरेलल में शो किया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं पैरेलल में लगाया हुआ है, क्योंकि अगर आप करंट के सीरीज़ में लगा देंगे तो करंट सोर्स से जो करंट फ्लो करेगी वही तो उससे फ्लो हो जाएगी। बट यहाँ पे जब
रेजिस्टेंस सीरीज में ना होकर पैरेलल में लगा हुआ है तो देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ करंट, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में करंट का डिक्रीज होता है। हमने जितना करंट प्रोड्यूस किया है उतना करंट हमें नहीं मिल पाता है। सिमिलरली इसका भी ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले केस में देखा था वोल्टेज का, उसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं ड्यू टू सम रेजिस्टेंस ऑफ इन द सर्किट कनेक्टेड पैरेलल टू द करंट सोर्स देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अगेन लीडिंग टू अ लेस करंट एट द रिसीविंग एंड। अगेन मैं गलत हो रही हैं या फिर मैं गलत एड्रेस कर दे रहा हूँ उन चीज़ों को, तो आप कृपया करके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जो यहाँ पर रिटर्न चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो गलत नहीं है, वो ट्रस्टेड अकाउंटेंट हैं फ्रेंड्स, आप इसको रेफ़र करिए। मैं कुछ चीज़ें गलत बोल दे रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। कुछ चीज़ें गलती से निकल रही हैं तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए आप मेरे लिखे हुए नोट्स को ध्यान से देख सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर लीजिए। तो जितना थ्योरेटिकल था अभी कवर हो चुका। अब आइए मेश एनालिसिस पे। मेश एनालिसिस क्या होता है? तो फ्रेंड्स सर्किट सॉल्विंग में मेश एनालिसिस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेश एनालिसिस फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं मेश का डेफिनेशन क्या होता है, पहले आप वो जानिए मेश का डेफिनेशन क्या होता है। आप इसमें इस सर्किट में बता सकते हैं कितने लूप्स हैं। इस सर्किट्स में फ्रेंड्स लूप्स बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक लूप ये है, एक लूप ये है, और एक लूप ये भी है, और एक लूप फ्रेंड्स ये भी हो सकता है, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से। सिमिलरली एक फ्रेंड्स ये भी हो सकता है, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से, यहाँ से। मतलब लूप इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट, बट बहुत सारे बन सकते हैं लूप्स इसमें। बट मैश किसको बोलते हैं? मैश बोलते हैं द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लूप फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज मैश। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि मैश का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम किसी लूप को मैश तब बोल सकते हैं जब उसके अंदर और कोई लूप ना हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसको देख लीजिए, इसको आप मैश बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 लूप कंटेंट है। इसको आप मैश नहीं बोल सकते, जो बड़ा वाला है उसको मैश नहीं बोल सकते। आप मैश किसको बोलेंगे? जो ये स्मॉलेस्ट है, मतलब जो छोटे छोटे हैं यहाँ पे, इसको फिर इसको आप बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैश जो है वो नंबर ऑफ मैश कुड बी फॉर्म्ड हियर इज 3। ओके, आर यू गेटिंग? तो देखते रहिए आप। तीनों मैश में तीनों अलग अलग वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं। अब इस सर्किट को सॉल्व करना है, यानी कि इससे आप इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसी हिसाब से अगर आपको इस वैल्यूज़ के इस नंबरिंग की जगह जैसे R3 R2 R1 ये सब दिया हुआ है, इसकी जगह आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होगी तो उसको भी आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला टाइप का कुछ डेरिवेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं आप देख लीजिए, नोट्स काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ नोट्स उतने ही हैं जितने कि इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दिए गए हैं, जैसे कि GH, ABF एंड समथिंग। तो कुल 8 नोट्स हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और जंक्शन कितने हैं? जंक्शन किसको बोलते हैं आप जानते हैं? जंक्शन मोर देन 1 ब्रांच मीटिंग एट द पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। तो जंक्शन आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं? D है, F है, A भी है यहाँ पे, और यहाँ पे C भी है। मतलब कितना हुआ? 4 जंक्शन पॉइंट्स कितने हैं? 4 ACDF मेंशन कर दिया मैंने, देख लीजिए। उसी हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस आप काउंट कर लीजिए। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव 2 नोड्स, उन दोनों के बीच में, 2 नोड के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको एक पर्टिकुलर ब्रांच बोला जाता है। तो जितने एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स उतने यहाँ पे ब्रांच होंगे। आप काउंट कर लीजिए, 10 एलिमेंट्स हैं और 10 ब्रांच यहाँ पे फॉर्म होंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, समझते चले जाइए। इसमें क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, आप चाहे इससे करिए या फिर नोडल एनालिसिस जो मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। अब इसमें क्या है कि कितने इक्वेशन फॉर्म होंगे, अगर मेश जितना बनता है पर्टिकुलर लूप में, जितना मेश बनेगा उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑब्टेंड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेश को रिप्रेजेंट करने का एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है जो कि करंट कॉलम मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं, यानी कि करंट जितने भी लूप्स में डिफाइंड है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इससे ये मैट्रिक्स जो बनता है, इसी मैट्रिक्स के फॉर्म में हम बना के इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस से। जब ये मैट्रिक्स बन जाएगा फ्रेंड्स तो आप क्रैमर रूल लगाएंगे। हालांकि इससे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो इसमें फ्रेंड्स हम 3 मैश तो ले लिए, 1 2 3, तीनों में करंट का डायरेक्शन ले लिए हैं जैसा कि शो किया हुआ है। आप देखते चल जाइए, I1 I2 I3 करंट शो, I1 I2 I3 करंट शो किया हुआ है। तो उस हिसाब से आप 3 करंट बना सकते हैं। 3 करंट की वजह से आप 3 लूप भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों लूप को आप देख सकते हैं ध्यान से। द सिंपलेस्ट लूप इज कॉल्ड मैश, लूप बोलिए या फिर सिंपलेस्ट लूप बोलिए या मैश बोलिए। मैश 1 का इक्वेशन जो बनेगा फ्रेंड्स, आप केवीएल लगाइए और मैश 1 का केवीएल इक्वेशन निकालिए। सिमिलरली केवीएल इक्वेशन ऑफ मैश 2 निकालिए। क्या कुछ बोलना है? केवीएल लगा के मैश 3 में भी उसका केवीएल इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको इससे बनाना है
मैट्रिक्स जिसमें I1 I2 I3 एक कॉलम मैट्रिक्स है और E1 E2 E3 उनका रेस्पेक्टिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल वोल्टेज है जो कि सभी लूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि I1 I2 I3 के कंपोनेंट को आप अलग अलग कर लीजिए। I1 I2 I3 को कॉमन निकाल के अलग अलग कर लीजिए। कॉमन निकाल लेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस का सम दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस का सम बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। रेजिस्टेंस का सम बनने के बाद फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने मैथ 1 का तो पढ़ा होगा मैट्रिक्स, उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी फॉर्म में फ्रेंड्स आप I1 I2 I3 के मल्टीपल्स को एक 3x3 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 3x3 मैट्रिक्स है इसको इम्पिडेंस मैट्रिक्स बोला जाता है, इम्पिडेंस मैट्रिक्स। ये जो 3x3 यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है सिर्फ, उनको इम्पिडेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपको इस पर क्वेश्चन करना होगा फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी एकदम सॉल्व करके तो दिखाया नहीं है, पेज पे एकदम आपको सॉल्व करके क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने इसका अलग वीडियो, या फिर मैंने बनाया नहीं है बट मैं बना दूंगा इसका अलग वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, जो कि चैनल पर अपलोड होगा। फंडामेंटल ऑफ प्लेलिस्ट करके उसका नाम होगा फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक ईच एंड एवरी स्टेप में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है, इंपिडेंस मैट्रिक्स भी कैसे बनती है, पूरा बता दूंगा डिट्टो। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उस पर ध्यान दीजिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। ये इसका रूल होता है जब आप मैट्रिक्स बनाते हैं आफ्टर सॉल्विंग द मेश इक्वेशंस। तो मेश इक्वेशन बनाने के बाद आपको जो एक मैट्रिक्स मिलती है यही आपका कंप्लीट एनालिसिस होता है, जिसको कहते हैं मेश एनालिसिस। अब आइए देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा लिया हूँ, इसको मैं फट से बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे 3 वोल्टेज सप्लाई, 3 लूप्स बनेंगे सिंपलेस्ट, और तीनों मेश होंगे, मतलब मेश 3 बनेगा, 3 मेश बनेंगे इसमें। और ये अक्सर 7 नंबर का 10 नंबर का पूछा जाता है। आपको मेश बनाने आ गया तो आपको आराम से 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपका आंसर सही भी नहीं है तब भी। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आप मेश बना लीजिए, मेश बनाने के बाद आप इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, केवीएल का यूज़ करके निकालिए इक्वेशन। केवीएल जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो केवीएल का इक्वेशन लगा के आप निकालिए। केवीएल का आपका 3 लूप का 3 इक्वेशन बनेगा। आप देख सकते हैं लूप 1 का इक्वेशन यहाँ पे है, लूप 2 का इक्वेशन, लूप 3 का इक्वेशन। इन तीनों को फ्रेंड्स आप यहाँ पे मेश रेजिस्टेंस मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत होइए। जो मैंने ऊपर बताया कि जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 8, 15 और 17 डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज नेगेटिव। ये एक रूल है जो कि मैं क्वेश्चन करूँगा तो मैं अच्छे समझाऊंगा। इसमें मैं आपको बस पीपीटी है तो फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर से डिस्कस कराता हुए लेके चल रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपका क्या है कि आप इससे डेल्टा को निकालें। डेल्टा क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट मेथड जानते हैं, क्रैमर्स रूल, आप क्रैमर्स रूल इसमें यूज़ होता है। क्रैमर्स, स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा डाउट है। क्रैमर्स रूल लगता है फ्रेंड्स इसमें, जिसमें आप ये जो डेल्टा देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ द इम्पिडेंस मैट्रिक्स है। डेल्टा ऑफ द इम्पिडेंस मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ इम्पिडेंस मैट्रिक्स जेड मैट्रिक्स, ये इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसका वैल्यू 664 आएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, आपको देखिए 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना था, तो उसके लिए 4 ओम वाले सर्किट में आप जाके देखेंगे तो आपको कौन सा करंट मिल रहा है, आई करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, I1 मिल रहा है, ये जो इसके अक्रॉस फ्लो करेगा। इससे मत कंफ्यूज होइए, ये जो I1 है ये नेट करंट है जो कि करंट फ्लो होगा आफ्टर क्रॉसिंग द I3 एंड I2। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फिर आपको एक और डेल्टा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। डेल्टा मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, जिसका नाम है del 1। फंक्शन इसका होता है del 1 अपॉन del, जहाँ पे del इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द इम्पिडेंस मैट्रिक्स एंड del 1 इज द मैट्रिक्स, एंड del 1 इज द मैट्रिक्स और यहाँ पे जो डेल देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक मिनट, ये जो डिटर्मिनेंट है ये इस जेड इम्पिडेंस यानी कि इम्पिडेंस मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट, और जो ये वाला del 1 देख रहे हैं ये फ्रेंड्स तब निकलता है जब आप ये जो वोल्टेज मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम मैट्रिक्स है आप इसके कॉलम मैट्रिक्स से रिप्लेस करते हैं, यानी कि इस कॉलम मैट्रिक्स को जब आप रिप्लेस कर देंगे इससे और फिर एक अलग मैट्रिक्स बनेगा, उससे निकलता है del 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स 8 24 से रिप्लेस हो गया है, 12 -1 से रिप्लेस हो गया है, -3 -10 से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप इसका del 1 निकाल लीजिए,
डेल 1 इसका निकाल लीजिए, डेल यहाँ से निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको I1 के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप, तो फ्रेंड्स इस पर मैं क्वेश्चन ला दूंगा, इसमें आप डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं पाएंगे, मैं क्रैमर सोल्व करके क्वेश्चन ला दूंगा, उसको आप देख के समझ जाइएगा। प्रीवियस ईयर के जितने KTU के क्वेश्चन होंगे मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, इसके साथ साथ और बाकी सब जो मैं बोला हूँ वो क्वेश्चन भी होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नोड वोल्टेज मेथड क्या होता है? नोड वोल्टेज मेथड वो मेथड होता है फ्रेंड्स जिसमें आप सर्किट में किसी एक साइड को बेस मान लेते हैं, उसको जीरो पोटेंशियल लाइन मान लेते हैं। उसको आप जीरो पोटेंशियल लाइन मान लेते हैं फ्रेंड्स, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लाइन, ये है जीरो पोटेंशियल लाइन। और इसमें जो वोल्टेजेस होते हैं वो मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, नोड वोल्टेज एनालिसिस में हमें नोड लेना पड़ता है, ऐसे नोड्स जहाँ पे इनकमिंग करेंट्स और आउटगोइंग करेंट्स का सम जीरो हम कर सकें, ऐसे नोड्स को लिया जाता है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग करेंट्स का सम जीरो होगा। कहाँ कहाँ नोड्स हम ले सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आप ध्यान से देखिए। हम नोड्स ए और बी को ले सकते हैं, और इस क्या कह सकते हैं फ्रेंड, नोड वोल्टेज मेथड में आप इतना बड़ा डेफिनेशन तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई ज़्यादा डाउट होगा तो आप पढ़ के देख लीजिए, मैं मोटा मोटा आपको बताते चल रहा हूँ। नोड वोल्टेज मेथड KCL पे बेस्ड है, KCL पे, यानी कि सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स एग्जिटिंग द नोड, उस पर बेस्ड है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूँ, सर्किट देख के ही आपको नोड ए और बी चूज़ करना है फ्रेंड्स, और वहाँ पे आपको लगाना है क्या, KCL। यहाँ पे देख सकते हैं KCL एंड नोड ए लगा है जब, तो उससे I1 इज इक्वल टू I4 प्लस I2 का इक्वेशन बन, तब आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे इससे ये इक्वेशन कैसे ला दिया, तो हम बता दें आपको, V इज इक्वल टू IR होता है। एक बार क्लियर लिखते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू IR होता है, जिसमें से I को अगर आप यहाँ रखेंगे तो V अपॉन R होगा I के बराबर। तो हम जो करंट लिए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, उस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इसको वोल्टेज और रेशियो नहीं फ्रेंड्स, रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो वैसे थोड़ा नीचे स्लाइड ले लूँ मैं, जो यहाँ पे VA नोड है और VB नोड है, उसके अक्रॉस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली वोल्टेज अप्लाइड है, बट उनके बीच में जो आपको दिख रहा है R3 एंड R1 रेजिस्टेंस, वो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि E1 एंड E2 हैव अ पोटेंशियल, वेर एज नोड A और B उस पर कोई पोटेंशियल नहीं है। तो आपको एक पोटेंशियल मानना होगा VA एंड VB पोटेंशियल ऑन द रेस्पेक्टेड नोड्स। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको करंट फ्लो कराना है, अब करंट तो यहाँ पे फ्लो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी। अपने केस में आपको मानना पड़ेगा कि करंट कहाँ से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको ईजी हो गया समझने के लिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन देखेंगे, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, E1 से फ्लो कर रहा है VA की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। सिमिलरली इधर भी एंटी क्लॉकवाइज से फ्लो कर रहा है, मतलब अपवर्ड। तो अब आप क्या करेंगे, आपको जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब E1 ज़्यादा है और VA कम है, तो E1 माइनस VA। अब वो किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, R1 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सिमिलरली आप VA माइनस VB कर सकते हैं, जो कि इन दोनों के अक्रॉस लाई करता है, VA माइनस VB। अब आप कहेंगे कि इधर क्यों, क्योंकि I2 करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसीलिए VA का पोटेंशियल हाई माना गया है VB के अकॉर्डिंग, तो VA माइनस VB ही होगा अपॉन द रेजिस्टेंस इन बिटवीन द पोटेंशियल्स। ठीक उसी प्रकार से I4 का आप निकाल लीजिए। I4 कहाँ पे दिख रहा है आपको, I4 यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बोलेंगे यहाँ तो जीरो पोटेंशियल है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं उसको VA माइनस जीरो अपॉन R4। तो यहाँ का पोटेंशियल भी आ जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ रेस्पेक्टिव पोटेंशियल जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, मैच कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द करंट वैल्यूज़ अबव, अब आप करंट वैल्यूज़ अबव पुट कर दीजिए, उसके बाद आपको जो मिलेगा उसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को आप लिख लीजिए एज इक्वेशन 1, एंड देन आपको अप्लाई करना है KCL एट द नोड B। सिमिलरली जैसे आपने नोड A पे किया, वैसे B पे करिए। B पे भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको भी आप सिंप्लीफाई करके इस तरीके का इक्वेशन निकाल लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको फर्दर वैल्यूज जब दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड सो ऑन दिए हैं वैल्यूज़, आप इन सब के वैल्यूज़ को डालेंगे तो आपको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी जिसमें 2-3 वेरिएबल्स होंगे।
अब उन 2-3 वेरिएबल्स की मदद से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और नोड एनालिसिस वहाँ कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें किसी तरह का मैट्रिक्स या कोई भी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नोड एनालिसिस 10 बहुत बढ़िया पड़ता है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फ्रेंड्स, जिसको मैं मेंशन नहीं किया हूँ इसमें, उसको मैं अपने अगले वीडियो में या फिर उसको मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो में मेंशन कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। थेवेनिन्स थ्योरम फ्रेंड्स एक लीनियर नेटवर्क सर्किट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिसमें किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिक नेटवर्क को, जैसे कि ये सर्किट है, इसको एक नेट वोल्टेज प्लस सीरीज रेजिस्टेंस के सम में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब किसी भी आप नेटवर्क को, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एक VTH वोल्टेज प्लस एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो कि एक दूसरे के सीरीज में लगे रहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मैं इसका फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो VTH है वो VOC भी कहलाता है। यानी कि जब इस करंट, जब इस वोल्ट, यानी कि जब आपको अगर VOC निकालना है तो आपको RL को रिमूव करना पड़ता है, और आप उसके 2 पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज निकालते हैं उसको VOC बोला जाता है या फिर VTH बोला जाता है, थेवेनिन्स वोल्टेज। आपको थेवेनिन्स किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के एंड पे बोलेगा निकालने के लिए। जैसे कि इस केस में AB के अक्रॉस निकाला है तो RL को रिमूव कर दिया गया है यहाँ से, और फिर VTH निकाला गया है, देन RTH को निकाला गया है VTH को शॉर्ट करके, देन उन दोनों को कंबाइन करके आपको एक नेटवर्क मिल रहा है जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स नेटवर्क या थेवेनिन रिप्रेजेंटेशन। उस थेवेनिन को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको उसका VOC निकालना ज़रूरी है, देन उसका आपको RTH निकालना ज़रूरी है, तब जाके आप उसको एक नेट सर्किट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी बोला जाता है। जहाँ पे RL को आप रिमूव कर दिए थे, इसको एट द एंड आप ज्वाइन कर देंगे, जो कि लोड रेजिस्टेंस होता है। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स आप जब तक इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। तो इस पर क्वेश्चन फ्रेंड मैं जल्दी ला रहा हूँ। थेवेनिन्स, नॉर्टन्स और बाकी जो मेश एनालिसिस है, नोड एनालिसिस है, इन सब पे मैं क्वेश्चन लाऊंगा फ्रेंड्स। सबका क्वेश्चन जो AQ में रिपीट किया रहेगा उन सबको मैं रिवाइज करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। नॉर्टन थ्योरम से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है, थेवेनिन से पूछा जाता है, यानी कि आप सबके डेफिनेशंस को, उसके इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे, उसका ISC, VOC, RTH, RN, थेवेनिन नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ये सब आपको, उसका डेफिनेशन तो नहीं, कम से कम उसके तरीके आपको आने चाहिए नेटवर्क सॉल्व करने के इन मेथडों से। सिमिलरली फ्रेंड्स, जो नॉर्टन थ्योरम होता है, जिस तरीके से हम थेवेनिन्स में वोल्टेज को लेके चल रहे थे, इसमें नॉर्टन में करंट को लेके चलेंगे। यानी कि हम जो VOC निकाल रहे थे AB के क्रॉस, अब हम यहाँ पे ISC निकालेंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना VAB के क्रॉस फ्लो कर रहा है। उसको निकालने के लिए फ्रेंड्स हम VAB के टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, और जितने भी करंट सप्लाईज या फिर वोल्टेज सप्लाईज हैं इसमें, उन सबको रहने देंगे, और फिर देखेंगे कि कितने करंट सप्लाई इसमें फ्लो कर रही है। इस पर क्वेश्चन में लाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कि आप समझते चलिए। और जो रेजिस्टेंस पार्ट है फ्रेंड्स, उसको निकालने से पहले आपको जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स हैं उनको रेस्पेक्टिवली शॉर्ट या ओपन सर्किट करना पड़ता है, तब जाके आपको RN मिलता है। सिमिलरली RTH भी निकलता है। तो इसके क्वेश्चन मैं ला दूंगा, आप कर लीजिएगा। सिमिलरली सुपरपोजिशन आप देख सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, इन एनी नेटवर्क ऑफ लीनियर रेजिस्टेंस कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF, यानी कि किसी लीनियर सर्किट में, यहाँ बार बार लीनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज लीनियर होता है। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एक लीनियर ग्राफ शो करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, दैट्स वाई लीनियर यहाँ पे बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस केस में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सुपरपोजिशन में अगर आपके किसी भी लीनियर सर्किट में मोर देन वन वोल्टेज सोर्स मेंशन है, एक से ज़्यादा अधिक वोल्टेज सोर्सेज दिए गए हैं, तो उसमें आप नेट इफेक्ट जो निकालते हैं किसी भी एक रेजिस्टेंस या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, वो किसी एक सर्किट के एब्सेंस में निकालते हैं पहले, फिर उसको इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे को एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे कि इस केस में वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स पहला केस आप लेंगे, फर्स्ट केस आप मान के चलिए, तो फर्स्ट केस में आप इस वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे और सिर्फ इसी वोल्टेज को लेके चलेंगे। फिर दूसरे केस में आप क्या करेंगे, आप दूसरे वोल्टेज को ले लेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे।
यानी कि जितने वोल्टेज सोर्स होंगे उतने केस बनते हैं। आप समझ सकते हैं, जितने वोल्टेज सोर्स हैं उतने केस बनेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप दूसरा केस देखेंगे तो उसमें आप इसको शॉर्ट कर देंगे और इस वोल्टेज को लेके चलेंगे, यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई 12 वोल्टेज नहीं रहेगा उसमें। तो इससे जो भी नेट इफेक्ट आपको किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालने के लिए बोलेगा, या फिर करंट निकालने बोलेगा, या फिर वोल्टेज, आप निकाल लेंगे और उसको नेम कर देंगे एज V1, और केस 2 के लिए उसको नेट कर देंगे V2। तो जो नेट रिस्पॉन्स निकलेगा फ्रेंड्स भी, वो इन दोनों रिस्पॉन्स के सम के बराबर होगा। ये सुपरपोजिशन भी एक बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने का, जहाँ पे मोर देन वन EMF सोर्स दिया रहता है। ये फ्रेंड्स, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, जिसको मैं आपको करवाऊंगा, ज़रूर से ज़रूर करवाऊंगा। उसका वीडियो मैं आपको जल्दी जल्दी दे दूंगा। बस ये वीडियो अपलोड हो उसके बाद मैं उसके पे काम करता हूँ फ्रेंड्स, उसके वीडियो को मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया पहले ही, AKTU आस्क्ड PYQs क्वेश्चंस रिलेटेड टू थेवेनिन नॉर्टन एंड सुपरपोजिशन इन सेपरेट वीडियो। इस पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेपरेट वीडियो में आएगा, मैं एक प्लेलिस्ट टाइप का बना दूंगा पूरा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें एक टॉपिक बच गया फ्रेंड्स, आपको याद हो तो, वो डेल्टा एंड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, जब हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा था तो फ्रेंड्स उस समय ये टॉपिक नहीं था, पर अभी फिलहाल शायद ये इंक्लूड कर दिया गया कि नहीं किया गया है, बट सिलेबस में मेंशन नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग में मेंशन है कि नहीं बताइएगा जरूर। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स वीडियो अगर बनाना भी होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा कि बनाना है या नहीं बनाना है, आपके सिलेबस में है या नहीं है। इस पर क्वेश्चन ही है मेनली, कुछ तो थियोरेटिकल नहीं है इसमें। ये यूज़ बहुत जगह होते हैं फ्रेंड्स, डेल्टा एंड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि अभी जो आपके बेसिक सिलेबस में है उसमें बस थियोरेटिकल तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के हैं। जैसे कि स्टार कनेक्शन बनता है, जो एक बार मैं बना दूँ, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ये तो स्टार हो गया फ्रेंड्स, जहाँ पे ये सब इम्पीडेंसेस है, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और डेल्टा कनेक्शन फ्रेंड्स एक डेल्टा फॉर्म होता है, यानी कि ट्रायंगल के शेप में फॉर्म होता है, जिसका कि आप जानते हैं एक लाइन करंट होता है, एक फेज करंट होता है, IPH। स्टार के केस में फ्रेंड्स लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होते हैं, और वोल्टेज जो होता है, फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज के √3 टाइम्स होता है। सिमिलरली डेल्टा कनेक्शन में क्या सेम होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, और यहाँ पे जो करंट होता है, लाइन करंट, वो √3 टाइम्स ऑफ V फेज होता है, यानी कि लाइन करंट ज़्यादा होता है V फेज से √3 टाइम्स। या फिर इसको आप अपोजिट भी लिख सकते थे, I in case of delta I phase is equal to IL by √3। I फेज में जो करंट जाता है वो √3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट कम होकर जाता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि आप अगले मशीन 2 में या मशीन 1 में आप पढ़ेंगे। इसमें धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार क्यों किया जाता है, इसका फंडामेंटल यूज़ कहाँ पे है, प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है, बाकी सब चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क में इसका यूज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्स इंसुलेशन, जहाँ पे स्टार कनेक्शन का यूज़ करके आप करंट सेम रख सकते हैं, बट वोल्टेज में आपके वोल्टेज आपका रिड्यूस हो जाएगा। वेयर एज ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज़ होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे वोल्टेज और करंट का रिलेशन उसी हिसाब से लिया जाता है फ्रेंड्स, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है। स्टार में फ्रेंड्स आपका करंट सेम होता है, लाइन और फेज, और डेल्टा में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो जहाँ आपको रेटेड वोल्टेज का सप्लाई चाहिए होगा वहाँ पर आप डेल्टा कनेक्शन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर रेटेड करंट चाहिए होगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप स्टार कनेक्शन यूज़ करेंगे। पावर जनरेशन में यूज़ होता है फ्रेंड्स, अल्टरनेटर आप देख सकते हैं पावर जनरेशन में यूज़ होता है। अल्टरनेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है फ्रेंड्स, सिंक्रोनस जनरेटर आप जानते हैं, उसका आर्मेचर वाइंडिंग उसके स्टेटर पे किया हुआ होता है, वो फ्रेंड्स एक स्टार कनेक्टेड होता है बिकॉज इट ड्रॉज द रेटेड करंट बट इट प्रोवाइड्स सेफ टू द वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज गेट रिड्यूस्ड बाय सफिशिएंट अमाउंट। वोल्टेज वहाँ कम हो जाता है ड्यू टू स्टार कनेक्टेड, एंड द करंट इज इनिशियली सप्लाइड एज रेटेड।
एंड सिमिलरली स्टार टू डेल्टा स्टार्टर में आप देख सकते हैं, जो कि इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है, स्टार टू डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पे जब नेटवर्क देख रहे हैं, इसमें स्टार टू डेल्टा कनेक्शन किए हुए रहते हैं। इसको आप पुश बटन के मदद से आप कंट्रोल करते हैं इंडक्शन मोटर। पहले तो इनिशियली जो यहाँ पे कनेक्शन होती है फ्रेंड्स, वो स्टार में होती है, जहाँ पे वोल्टेज होता है वो रेटेड नहीं मिलता है, वोल्टेज रेटेड नहीं मिलता है उसको, ताकि इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो वाइंडिंग होता है वो सेफ होता है। और अगर डेल्टा में किया रहता है तो उसमें करंट आपको कम सप्लाई होता है, करंट कम सप्लाई होगा तो हाई इनवर्स करंट इसमें कम जाएगा। स्टार्टिंग करंट लिमिट करने के लिए आप डेल्टा यूज़ कर सकते हैं, एंड स्टार्टिंग वोल्टेज आप लिमिट करने के लिए स्टार यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये स्टार एंड डेल्टा स्टार्टर जो है, ये एक स्टार्टर का पार्ट है फ्रेंड्स। उसमें इसकी काफ़ी अच्छी सर्किट के साथ, पुश बटन स्विच के साथ काफ़ी अच्छा वहाँ समझाया जाता है। आपको मशीन 2 में मिलेगा, उससे पहले आपको मिलेगा नहीं। ये एक छोटा मोटा ज्ञान आप रख सकते हैं। अगर आपको स्टार डेल्टा में करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन पता है तो आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग रख के पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लास्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, आप एंड तक आ गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जितना थ्योरेटिकल चीज़ें था, बेसिक फंडामेंटल का मैंने कवर कर दिया है। अब न्यूमेरिकल बचा। न्यूमेरिकल मैंने सेपरेट वीडियो लाने के लिए बोल दिया है। सिमिलरली मैंने BSS का भी बोल रखा है, तो न्यूमेरिकल में लाऊंगा। न्यूमेरिकल में जितने भी AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, उन सबको सॉल्व कराऊंगा और आपको उनके PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बाद में उसको रिवाइज करने के लिए रख भी सकते हैं। तो अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।